दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति शिवसेना के हाथ से निकल चुकी है। चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो या फिर एकनाथ शिंदे की हो, महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार के हाथ से भी छिटक चुकी है। चाहे उनके खिलाफ खड़े हुए अजीत पवार हों या खुद शरद पवार अपना किला बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हों, महाराष्ट्र की राजनीति तो सही मायने में अब बीजेपी की पकड़ से भी बाहर है और कांग्रेस का वर्चस्व या कहें वर्चस्व भी अब बचा नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति पहली बार एक दो नहीं, आधे दर्जन नहीं, बल्कि तकरीबन 10 अलग अलग संगठन गुटों के आश्रय आगे बढ़ रही है। और दरअसल यह परिस्थिति बार बार महाराष्ट्र की राजनीति में कभी आई नहीं। 1995 में यानी तकरीबन 30 वर्ष पहले ऐसी राजनीति महाराष्ट्र में आई जरूर थी। उस दौर को याद कीजिएगा तो उस वक्त शरद पवार और सुधाकर राव नाईक दो अलग अलग गुट पनप गए थे और दोनों गुटों के आमने सामने से ज्यादा इनके बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। और पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में 3000 से ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1995 में चुनाव लड़ते हैं। और जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट जीत कर जो आए उनकी संख्या तकरीबन 46 थी, 46। 1995 का हम जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस बटी थी और उसके सिर्फ 80 विधायक चुनाव जीत पाए थे। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़े थे, लेकिन यह दोनों भी बहुमत तक पहुंच नहीं पाए और बहुमत से कम इन्हें लगभग 7-8 विधायक और चाहिए थे। और वो इंडिपेंडेंट विधायक जीत कर आए और 5 बरस के बाद वो कुछ विधायक उसमें बनकर कांग्रेस में भी शामिल हुए, कुछ एनसीपी में भी गए, कुछ शिवसेना में भी गए। लेकिन सवाल 30 बरस पुरानी राजनीति को आज दोबारा खंगालने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग गुट, वो आप कह सकते हैं महायुति कह सकते हैं, महाविकास अघाड़ी कह सकते हैं। इस दौर में आप राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र निर्माण सेना को भी याद कर सकते हैं। इस दौर में आप प्रकाश अंबेडकर की पार्टी उसको भी याद कर सकते हैं, वंचित समाज को भी याद कर सकते हैं। आप परिवर्तन महाशक्ति के तौर पर जो 3 अलग अलग नेता संभाजी राजे छत्रपति हैं, बच्चू कडू हैं या राजू शेट्टी हैं, उनको भी याद कर सकते हैं। इस दौर में आप मराठा रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ने वाले मनोज जरांगे को भी याद कर सकते हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में यह भी 30 वर्ष के बाद मौका आया है तकरीबन इन तमाम पार्टियों के बीच में से 150 ऐसे बागी उम्मीदवार मैदान में हैं जो कल नाम वापस लेंगे या नहीं लेंगे या किन्हें मनाया जाएगा, ये सारी चीजें अटकलों के बीच है। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों के पीछे जो लोग खड़े हैं वो नहीं चाहते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार बैठ जाए। और जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी का बागी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को चुनौती देने के लिए भी मैदान में है और शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे का बागी वह चुनौती देने के लिए अजीत पवार को तैयार है। अजीत पवार का बागी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को चुनौती देने को तैयार है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का बागी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को चुनौती दे रहा है। तो शिवसेना से निकले हुए बागी वो शरद पवार को भी चुनौती दे रहे हैं और कांग्रेस को भी दे रहे हैं। यह एक ऐसी परिस्थिति के भीतर तमाम बड़े प्रमुख राजनीतिक दलों को लेकर जो सवाल अब अटक गया है वो दरअसल 50 सीटों का है। 50 सीट कोई कम नहीं होती है। 288 सीटों में से 144-145 बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन इन दृष्टि से अगर तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को आप परखना शुरू करेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे। कोई राजनीतिक दल इस ताकत के साथ अब ताल ठोकने को तैयार नहीं कि सत्ता तो उसी की बनेगी। और जानकर हैरत होनी नहीं चाहिए, जो राजनीतिक दल इधर या उधर दोनों जगह मूव कर सकता है, यानी चुनाव परिणाम आने के बाद उसमें सबसे बड़ी ताकत अजीत पवार के साथ आकर खड़ी हो गई है। अजीत पवार हो सकता है वहां से छोड़कर यहां आ जाएं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या बीजेपी हो, जिस हिंदुत्व के आश्रय वो अपनी राजनीति को साधना चाहते हैं उसमें अजीत पवार फिट बैठते नहीं है। और अजीत पवार के लिए यही पॉजिटिविटी है कि उन्होंने शुरू में ही कह दिया मैं 10 उम्मीदवार तो मुस्लिमों को दूंगा के तौर पर उन्हें खड़ा करूंगा। उसके बाद उनका सेकुलरिज्म जाग गया और इन परिस्थितियों के भीतर वो लगातार इस बात का जिक्र करते चले गए, नहीं नहीं शरद पवार को चुनौती तो मैं ही दूंगा, क्योंकि
एनसीपी की जो हालत हुई उसमें शरद पवार ही दोषी हैं। यानी एक लिहाज से एनसीपी को भी पालना पोसना और दूसरी तरफ अपने गुट को भी मजबूती प्रदान करना, और चुनाव परिणाम आने के बाद अगर त्रिशंकु स्थिति जो बनकर आएगी उसमें अजीत पवार ही क्या मैटर करेंगे, यह सवाल इस राजनीति में बड़ा और बहुत बड़ा हो गया है। और इसको अगर ध्यान से आप परखना शुरू करें तो बीजेपी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 148 में से 76 सीटों पर कांग्रेस के सामने है। यानी दो बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी महाराष्ट्र में सिर्फ 76 सीटों पर आमने सामने हैं। बाकी तकरीबन 212 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नहीं है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में उन छत्रपों का योगदान या छत्रपों की ताकत की असल परीक्षा होनी है। और उस परीक्षा के भीतर का सच क्या है? उस परीक्षा के भीतर का सच यह है कि आपस में सभी एक दूसरे से टकराने के लिए इसलिए तैयार हैं क्योंकि किसी को भरोसा नहीं है कि उनके राजनीतिक दल की कोई साख महाराष्ट्र की राजनीति में बची हुई है। उम्मीदवार दर उम्मीदवार यह चुनाव हो रहा है। यानी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना दो हिस्सों में बटी हुई हो, एनसीपी दो हिस्सों में बटी हुई और बाकी छिटपुट राजनीतिक दल, सबके उम्मीदवार मायने रखते हैं। और ये उम्मीदवार जाति के तौर पर, क्षेत्र के तौर पर, स्थानीय होने के तौर पर, और उसके साथ किस जाति का वोट उनमें ट्रांसफर हो सकता है, वो ताकत किस नेता में है, बस यही मायने रखता है। बाकी कुछ भी चीजें मायने नहीं रखती हैं। यानी यह सवाल एक दूर की गोटी हो चली है, क्या वाकई संविधान के आश्रय या आरक्षण के सवाल को लेकर महाराष्ट्र में कोई जीत सकता है? मुश्किल सवाल है। महाराष्ट्र के भीतर की बेरोजगारी, किसानों के सामने मुश्किल, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इन मुद्दों के आश्रय चुनाव जीत सकती है? मुश्किल सवाल है। जो लाडली बहना के नाम पर या बेरोजगारी भत्ता के नाम पर या योजनाओं के जरिए या नागपुर से मुंबई तक जो एक सड़क बनाने की बात थी उसको लेकर या अलग अलग परियोजनाओं के आश्रय क्या कोई चुनाव जीत सकता है? मुश्किल बात है। आसान बात यह है कि जिस उम्मीदवार की साख जिस क्षेत्र में है और अगर पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो ज्वाइन की हो उसने टिकट उसको नहीं दिया तो फिर उसने बगावत कर दी और वह उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो गया। और उसे यह भरोसा है कि जिस दौर में महाराष्ट्र की राजनीति में 10 राजनीतिक दल टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं और खास तौर से 6 राजनीतिक दल तो आमने सामने खड़े हैं क्योंकि कोई कहने की स्थिति में नहीं है कि हम इनके भी साथ हैं, उसका एक उदाहरण देख लीजिए, तब बातें और समझ में आएंगी। इस दौर में जो महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी है, बीजेपी के 19 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं जो सीधे तौर पर शिवसेना और एनसीपी को चुनौती दे रहे हैं, यानी अजीत पवार को चुनौती दे रहे हैं। कुछ अपनी ही पार्टी को चुनौती भी दे रहे हैं। बीजेपी के 19 बागी जो हैं वह सीधे तौर पर जिन्हें चुनौती दे रहे हैं, उसके समानांतर एकनाथ शिंदे के जो 16 बागी हैं उसमें से 9 बागी बीजेपी के ऑफिशियल उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हैं। अब एक सवाल यह है कि 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर शिवसेना बीजेपी के खिलाफ खड़ी है और दूसरी तरफ बीजेपी के 19 बागी जो हैं वह जब सीधे तौर पर चुनौती देते हुए और किसी को नहीं बल्कि शिवसेना के खिलाफ 10 सीटों पर आमने सामने हैं, यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे के 9 उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के 10 बागी एकनाथ शिंदे के खिलाफ, बीजेपी के 9 बागी अजीत पवार के खिलाफ, अजीत पवार के 3 बागी शिवसेना के खिलाफ, अजीत पवार के 4 बागी बीजेपी के खिलाफ। अब इसमें जरा समझने की कोशिश कीजिए कितनी सीटें उस दायरे में आकर खड़ी हो गई, क्योंकि 36 बागी ऑफिशियली ताकतवर हैं बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के। एनसीपी का 1 बागी, शिवसेना के 16 बागी और बीजेपी के 16 बागी ऑफिशियली ताकतवर हैं। जहां जहां वो खड़े हैं तो 36 सीटों पर आमने सामने टकराव की परिस्थिति आकर खड़ी हो गई है महायुति के बीच में। लेकिन सवाल है कि महाअघाड़ी भी इससे अछूता नहीं है। कांग्रेस भी 10 सीटों पर जो उसके बागी हैं और शिवसेना के 4 बागी हैं, ये कुर्ला या साउथ सोलापुर या परांडा या संगोला या पांडरपुर से हटकर है। इन जगहों पर आपस का टकराव भी एक सवाल पैदा कर रहा है, क्या वाकई वोटों का ट्रांसफर पहली बार महायुति और महाअघाड़ी के बीच होगा, या बागियों ने एक ऐसी सिचुएशन बना दी है जो यह बताने के लिए काफी है कि दरअसल
अब महाराष्ट्र की नई सरकार उन इंडिपेंडेंट या बागियों के आश्रय ही चलेगी जिनका प्रभाव इस दौर में सबसे ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों में हो चला है। और सभी को मनाने के लिए सभी राजनीतिक दल, सभी बड़े नेता भिड़े हुए हैं कि कल हर कोई अपना नाम वापस ले ले। लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें हर बागी या हर असंतुष्ट या हर निर्दलीय को यह भरोसा हो चला है कि दरअसल यह चुनाव उम्मीदवारों का चुनाव है, यह पॉलिटिकल पार्टीज का चुनाव है ही नहीं। क्योंकि राजनीतिक तौर पर बरसों बरस क्या 30-40 सालों से शिवसेना जो चली आ रही थी वह टूट चुकी है। एनसीपी जो शरद पवार के आश्रय चल चुकी थी वह टूट चुकी है। बीजेपी की अपनी राजनीतिक जमीन बिना शिवसेना की अधूरी है। कांग्रेस का कोई चेहरा इस दौर में पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में बचा नहीं है। वह सीट दर सीट चुनाव लड़ रही है और इसमें सबसे बड़े टकराव की परिस्थिति अगर बीजेपी और कांग्रेस में कहीं पर है तो वो विदर्भ का इलाका है। तो विदर्भ के इलाके और इलाके दर इलाकों की परिस्थिति को परखने से पहले एक क्षण के लिए जरा सोचिए नवाब मलिक, जिन पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये दाऊद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हम सबूत देंगे दीपावली के बाद। दीपावली बीत गई, सबूत आया नहीं। नवाब मलिक की बेटी भी चुनाव लड़ रही है और ये कहकर वो लड़ा रहे हैं कि देखिए मुसलमानों में महिलाओं को कहते हैं उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है, वो तो आर्किटेक्ट है, लॉ की हुई है और अब वो जाती है और वो चुनाव लड़ रही है तो वह तो चुनाव जीत जाएगी। लेकिन एक ऐसी स्थिति जरूर है, मुकाबला इस बार ऐसा है जो सबको फंसा चुका है और वह उम्मीदवार चुनाव जीतेगा जिसकी साख होगी। और इन सारी परिस्थितियों में चूंकि नवाब मलिक अजीत पवार की पार्टी से जुड़े हैं तो अजीत पवार के हाथ में सत्ता की चाबी होगी, ये कहने से वो कतराते नहीं हैं। है कि महाराष्ट्र में कांटे का मुकाबला है, स्पष्ट बहुमत किसका हो जाएगा आज कहा नहीं जा सकता। या कोई भी एक दल या दो दल मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, 3-3 दलों का गठबंधन है, दोनों तरफ से 3-3 दल हैं, छोटे दल भी 2-4-5 इधर हैं, 2-4-5 उधर है, तो एकदम कांटे का मुकाबला है। और निश्चित रूप से बिना अजीत पवार की मर्जी के कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी। 2019 में कौन किसके साथ था, कौन कहाँ चला गया, महाराष्ट्र में कौन सा नेता कब किस पार्टी में चला जाएगा, कौन सा पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में चला जाएगा, आया राम गया राम, कांग्रेसी भाजपाई हो जा रहा है, भाजपाई कांग्रेसी बन जा रहा है, जो कल तक भाजपाई थे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले आए। तो जिस तरह की चीज़ें हैं, क्या होगा जो 2019 में किसी ने प्रेडिक्ट किया था, इस तरह का एक अलग प्रयोग हो सकता है, चीज़ें नतीजे के बाद कुछ भी हो सकती है, लेकिन अजीत पवार उसमें एक की रोल अदा करेंगे, हमें विश्वास है। दरअसल अजीत पवार पश्चिमी महाराष्ट्र में पूरे तरीके से संघर्षरत हैं कि हर हाल में शरद पवार की राजनीतिक जमीन वहां से खिसक कर उनके पास आ जाए। इसीलिए सबसे ज्यादा सीटों का टकराव आपस में एनसीपी का कहीं पर है तो वो पश्चिमी महाराष्ट्र है। लेकिन हमें लगता है कि दो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस महाराष्ट्र की राजनीति में विदर्भ के भीतर से बात आज शुरू करनी चाहिए, क्योंकि विदर्भ की 62 सीटें हैं और जहां बीजेपी और कांग्रेस टकरा रही है पूरे महाराष्ट्र में जिन 76 सीटों पर, उसमें से आधी सीटें तकरीबन 36 सीटों पर वह विदर्भ में ही आमने सामने खड़ी है। और बीजेपी को इसका एहसास है कि 2014 के चुनाव में वह 44 सीटें 62 में से जीती थी तो वो सत्ता में आ गई, लेकिन 62 सीटों में से सिर्फ 29 सीट 2019 में जीत पाई तो लड़खड़ाने लगी। और अब लोकसभा के चुनाव में भी उसका सुपड़ा साफ करते हुए, सुपड़ा साफ तो मत कहें, 2 सीटें उसने जीती जरूर है, उसमें एक नागपुर के नितिन गडकरी की भी सीट है लोकसभा की, लेकिन उसके बावजूद भी विदर्भ के भीतर वह जिन विधानसभा क्षेत्रों में आगी रही वो कुल सीट 18 ही है। तो क्या वहां पर वह जिन 36 सीटों पर कांग्रेस से टकरा रही है वहां पर वह 18 सीट भी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, यह एक सवाल बीजेपी के लिए बड़ा है। और उसके दूसरे तरफ कांग्रेस को इस बात की पूरी जानकारी है कि दरअसल वह अपने तौर पर जिन जगहों से चुनाव विदर्भ में लड़ रही है वह भी लगभग बीजेपी के बराबर है। बीजेपी 47 सीटों पर लड़ रही है विदर्भ में, इतनी ही तकरीबन सीटों पर कांग्रेस भी लड़ाई लड़ रही है। और इसके बाद की परिस्थिति इसलिए नाजुक है क्योंकि यहां के जो मुद्दे और जो जाति समीकरण के आश्रय और राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो इसका केंद्र है। केंद्र इस लिहाज से क्योंकि किसानों का सवाल, विदर्भ के भीतर किसान बेल्ट सबसे बड़ी है और किसान जिसके पक्ष में गया उसकी जीत पर एक मुहर लगती है। इसके बाद दलित, मुस्लिम और कुणबी वोट जो कि बीजेपी के खिलाफ गया लोकसभा के चुनाव में, कांग्रेस के पक्ष में गया, कांग्रेस के अनुकूल परिस्थिति बन गई। इसके ठीक समानांतर
एक तीसरी परिस्थिति भी इस दौर में उभरी है, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जमीन रही है। नागपुर में उन्होंने 1956 में धम्म परिवर्तन किया। दलितों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है जो संघर्ष के रास्ते चलती है। इसीलिए इन परिस्थितियों में पहली बार आरक्षण और संविधान का सवाल कांग्रेस उठाए उससे पहले बीजेपी ने उठाना शुरू कर दिया। और बीजेपी के नेता बावनकुले वहीं से आते हैं, विदर्भ से आते हैं, फडणवीस भी वहीं से आते हैं, गडकरी भी वहीं से आते हैं विदर्भ से, बावनकुले जो प्रदेश अध्यक्ष है वह भी वहीं से आते हैं। अब वो आरक्षण के सवाल पर राहुल गांधी को घेर रहे हैं और ये समझते हुए घेर रहे हैं कि 3 दिनों के बाद राहुल गांधी अपनी संविधान न्याय यात्रा की शुरुआत जो कर रहे हैं वो नागपुर से कर रहे हैं। और कांग्रेस इस बात को जानती है कि विदर्भ को अगर बचा लिया, इस किले को बचा लिया, तो फिर कम से कम वो अपनी अघाड़ी के बीच में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर बनी रह सकती है। अन्यथा यह किला अगर बट गया या ढह गया तो फिर कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। विदर्भ सबसे महत्वपूर्ण है। नाना पटोले भी विदर्भ से ही आते हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यह परिस्थिति बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि संविधान, आरक्षण, किसान, बेरोजगारी, जाति समीकरण में दलित और कुणबी समाज, ये सारी चीजें मायने जो रख रही है विदर्भ की राजनीति के भीतर, उसमें बीजेपी क्यों आरक्षण का सवाल उठा रही है? कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दिया हुआ आरक्षण, जो हमारे देश को मोदी जी ने आगे लेके जाने का प्रयास किया है, संविधान से दिया हुआ आरक्षण SC ST OBC का, मोदी जी ने कहा है जब तक मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तब तक आरक्षण रहेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं इस देश को आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो महाराष्ट्र की OBC, SC ST और जिन जिन को आरक्षण मिलता है वो सारी जनता राहुल गांधी को घर का रास्ता बताएगी और नागपुर में भी हम उनका बहिष्कार करेंगे। वैसे बीजेपी के बागी शिवसेना एकनाथ शिंदे की जो है उसके भी खिलाफ है और विदर्भ में भी है। बुल्ढाना में बीजेपी के उम्मीदवार निर्दलीय तौर पर ऑफिशियल एकनाथ शिंदे की उम्मीदवारी के खिलाफ चुनाव मैदान में है। सिर्फ विदर्भ का ही जिक्र क्यों करें, अलीबाग का इलाका कर्जा जो रायगढ़ जिले में आता है वहां से हैं, जालना से हैं, बोरीवली से हैं। यानी शिवसेना के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार अपने ही सहयोगी के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी समझना चाहिए। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के असल चेहरे के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को उतारा, उस उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस का एक दूसरा उम्मीदवार चुनाव मैदान में आकर खड़ा हो गया, जिसने तय कर दिया कि एकनाथ शिंदे की चुनाव में जीत तय हो जाए। और ये इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कोपरी पाचपाड़वी का जो इलाका है, जहां से ठाणे का इलाका, जहां से एकनाथ शिंदे चुनावी मैदान में हैं, यहां यह समझना होगा कि यहां पर कांग्रेस ने केदार दीघे को दिया। दीघे इसलिए लेके आया क्योंकि दीघे शिवसेना के नेता थे और दीघे की पहचान एकनाथ शिंदे अपने नेता के तौर पर करते हैं, आनंद दीघे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो जानबूझ के कांग्रेस ने केदार दीघे को दिया। लेकिन कांग्रेस के एक दूसरे नेता मनोज शिंदे वह चुनाव मैदान में उतर गए और यह सोचकर उतर गए कि शिंदे के खिलाफ शिंदे को खड़ा होना चाहिए था, दीघे क्यों खड़ा हो गया। तो राजनीतिक तौर पर बड़े नेताओं को बचाने का काम भी निर्दलीय उम्मीदवार कई जगहों पर करते हैं, जो एक मैसेज होता है कि दरअसल हम किसके साथ आने वाले वक्त में हो जाएंगे, पहले आप चुनाव तो जीत जाइए। इन्हीं परिस्थितियों ने महाराष्ट्र की राजनीति में 150 उम्मीदवारों को निर्दलीय मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है, जो कि पहचान अपने अपने राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण नेता के तौर पर रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात है कि नेताओं के पीछे लगने वाला पैसा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए, वो बिल्डर हो, वो पैसे वाला धंधे करने वाला शख्स हो, और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर खास तौर से बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से जिस अंडरवर्ल्ड का जिक्र लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में बंद हो चला था, वह एक बार फिर सत्ता पर आ गया और माना जा रहा है कि उसका पैसा अलग अलग माध्यमों से महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित कर रहा है और नवाब मलिक के नाम के आश्रय उस पूरे के पूरे पैसे को सामने लाने की परिस्थितियां भी अंडरवर्ल्ड के जरिए क्या बनाई जा रही है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जरा एक एक परिस्थिति को देखिए तो बीजेपी के 10 बागी शिवसेना के खिलाफ, बीजेपी के 9 बागी एनसीपी के खिलाफ, शिवसेना के 7 बागी एनसीपी के खिलाफ, शिवसेना के 6 बागी बीजेपी के खिलाफ, एनसीपी का 1 बागी नंदगांव नासिक से शिवसेना के खिलाफ, कांग्रेस के 4 बड़े बागी
जो अलग अलग जगहों से, उसमें एक रामटेक से भी खड़े हो गए, वायकुला से भी खड़े हो गए, और एकनाथ शिंदे की कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हो गए। उद्धव ठाकरे के बागी मानखुर, शिवाजीनगर, मुंबई, जो आबू आजमी, जो समाजवादी पार्टी के वहां पर अधिकृत नेता चेहरा है, उनके खिलाफ भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने खड़ा कर दिया। यानी इंडिया गठबंधन के भीतर भी आपको सेंध लगती हुई नजर आएगी। वारसोवा से भी खड़ा कर दिया, मेहकर जो बुल्ढाना का है वहां से भी खड़ा कर दिया, धारावी से भी खड़ा कर दिया, जिस धारावी को लेकर बार बार कहा जा रहा था कि दरअसल वह पूरे तरीके से अडानी के हाथ में अगर एकनाथ शिंदे की सरकार ने सौंपा है तो वो कम से कम इलाका जीतना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, वहां पर वर्षा गायकवाड़, जो कांग्रेस के मुंबई के अध्यक्ष है, उनकी बहन ज्योति गायकवाड़ चुनाव मैदान में है, लेकिन उसके खिलाफ धारावी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार आ गए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दरअसल हमारी यूनियन, हमारे लोग, हमारे वोटर, वो चाहते हैं कि हम मैदान में आकर चुनाव लड़ें। इन परिस्थितियों ने पहली बार एक ऐसी राजनीति को महाराष्ट्र में जन्म दे दिया है जिस राजनीति में राजनीतिक दलों की अपनी साख खत्म हो गई। इस राजनीति ने दरअसल उस पैसे को या उस राजनीति को आगे लाकर खड़ा कर दिया है जिसमें उम्मीदवार अगर चुनाव जीत जाता है तो उस जीते हुए उम्मीदवार की जरूरत हर किसी को सत्ता बनाने में पड़ेगी ही। इस मैसेज के साथ महाराष्ट्र के चुनाव की दिशा आगे बढ़ रही है। और कल चूंकि यह मानकर चला जा रहा है कि बीजेपी अपने लोगों को मना लेगी, शिवसेना अपने लोगों को मना लेगी, एनसीपी मना लेगी, लेकिन जो उम्मीदवार हैं जब आप उनसे कोई ताल्लुक कीजिएगा तो वो मान चुके हैं कि दरअसल इस दौर में पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। यानी राजनीति की ऐसी पहचान महाराष्ट्र के भीतर, हम जानबूझकर 1995 का जिक्र कर रहे थे क्योंकि उस दौर में अगर आप याद कीजिएगा तो 93 में सीरियल ब्लास्ट, अंडरवर्ल्ड की मौजूदगी, हिंदू मुस्लिम के टकराव की परिस्थिति, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना बिल्कुल नए रूप से उभर कर सामने आना, उस परिस्थिति में जब आप चले जाएंगे तो वहां पर उस दौर में आपको यह भी याद आएगा कि उस वक्त कांग्रेस क्यों कम हो गई, शिवसेना और बीजेपी एक साथ मिली, और मनोहर जोशी अगर आपको याद हो तो वो पहले मुख्यमंत्री बने थे, और तब यह बात थी कि पहली बार ठाकरे परिवार के हाथ में सत्ता की चाबी है और वो राजनीति को साध रहे हैं। और लेकिन उसके बाद की परिस्थिति में फिर से कांग्रेस से एकजुट हुई, विलासराव देशमुख का चेहरा सामने रखा गया, 1 2 3 चुनाव वह जीतते चले गए। इन परिस्थिति ने कांग्रेस को मजबूत किया, और इन परिस्थितियों के बीच शरद पवार की राजनीति जहां जहां जब जब ढीली पड़ी, उन्होंने इस राजनीति में कई पेंच लगाए। और ये तमाम परिस्थितियां अगर मौजूदा वक्त को देखें तो ये इसका चरम है मौजूदा महाराष्ट्र के चुनाव, क्योंकि इस दौर में महाराष्ट्र की राजनीति में आपको कोई एक ऐसा चेहरा नहीं मिलेगा जो पूरे महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर विदर्भ तक, यानी चंद्रपुर और गढ़चिरौली तक, या फिर कोंकण के इलाके से लेकर आप कह सकते हैं कि मराठवाड़ा तक, किसी के एक चेहरे की पहचान के आश्रय कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस का तो कोई चेहरा ही नहीं है। शरद पवार आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, शिवसेना टूट चुकी है, परिवार के भीतर का संघर्ष, जो शिवसेना के अपने शिव सैनिकों के परिवार की सोच थी वह बट गई, और यहां तक बट गई कि पिता के नाम को लेकर एकनाथ शिंदे उड़ गए, दूसरी तरफ घड़ी लेकर अजीत पवार उड़ गए। यानी एक ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में इससे पहले कभी नहीं आई थी। और 1995 का जिक्र इसलिए क्योंकि उस वक्त बड़ी तादाद में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा था। राजनीतिक तौर पर इसका जिक्र इलेक्शन कमीशन में शिकायत के तौर पर किया गया था। इस दौर में किसका पैसा किस निर्दलीय के पीछे लगा, यह कोई छुपी हुई चीज नहीं है। राजनीतिक तौर पर हर किसी को यह समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र में जो भी नई सरकार बनेगी वो सरकार किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्चस्व की नहीं होगी, किसी एक गठबंधन के वर्चस्व की नहीं होगी। इसीलिए जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं महायुति और महाविकास अघाड़ी, तो उसके समानांतर परिवर्तन महाशक्ति तीसरी ताकत के तौर पर जिसका जिक्र हमने किया, बच्चू काड़ू, राजू शेट्टी, संभाजी राजे छत्रपति, ये क्यों अलग हैं? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे अपने बेटे की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कम से कम मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र के भीतर वोट तो काटेंगे। किसके वोट काटेंगे और किसको मदद मिलेगी? वंचित बहुजन अघाड़ी विदर्भ के क्षेत्र में सक्रिय, वो किसके वोट काटेगी और दलितों के वोट उनके साथ क्यों जाएंगे या क्यों नहीं जाने चाहिए? ये सारे सवाल मौजूदा राजनीति में इसलिए बड़े हो गए क्योंकि बड़े बड़े चेहरे, बीजेपी के गोपाल शेट्टी, भुजबल के भतीजे समीर भुजबल,
एक और वसंतराव नाइक के पड़पोते यायती नाइक भी करंजा से मैदान में है। उनको टिकट नहीं दिया गया, वो चाहते थे कि उनको मिल जाए टिकट, शरद पवार की पार्टी से उन्हें नहीं मिला। यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग चेहरे जिस लिहाज से आकर खड़े हो गए हैं, वो मैसेज बहुत साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कल का दिन इसीलिए सबसे बड़ा दिन है कि अगर किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार या बागी या असंतुष्ट ने नाम वापस नहीं लिया तो महाराष्ट्र में आने वाली सत्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होगी, किसी भी गठबंधन की नहीं होगी। और चुनाव के बाद के खेल में कौन माहिर कितना है, यह भी बताने की जरूरत अब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब सत्ता को डिगाना गिराना बनाने की परिस्थिति में असंवैधानिक और गैर कानूनी पहल खुलकर महाराष्ट्र देख चुका है और उस पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अटके हुए फैसलों को भी परख चुका है, तो फिर यह छुपा हुआ सच है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कल का दिन, जो आखिरी दिन है नामांकन वापस लेने का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक तौर पर यह साध पाने की स्थिति में कोई राजनीतिक दल का कोई नेता नहीं है। और शायद यह एक नायाब राजनीति महाराष्ट्र के भीतर इस विधानसभा चुनाव में होने वाली है।